विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, सदस्यता अभियान लगातार बीजेपी का जारी है। किस रूप में भी देख रहे हैं और कैसे इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, सदस्यता अभियान ठीक चल रहा है और जिस तरह आंकड़े आ रहे हैं तो हम पीछे की सदस्यता को पार कर चुके हैं लगभग, प्रदेश की जहाँ तक प्रश्न है। और हमारे सभी कार्यकर्ता इस समय अभियान में जुटे हुए हैं। 2-3 दिन का समय और है, उसमें भी काम चल रहा है। मैं समझता हूँ इस बार बम्पर सदस्य बनेंगे। जब फाइनल आंकड़ा निकल कर आएगा तो अच्छी सदस्यता हम लोगों ने की है। जी, आपका कुछ टारगेट दिया गया था आपको भी, क्या कुछ इस नहीं, तरह का था? टारगेट हमको 10,000 का विधायकों को टारगेट दिया है। कुछ लोगों के काफ़ी टारगेट के नज़दीक हैं, अच्छा कर दिया है। हमारा भी बहुत पीछे है। पीछे इसलिए भी है कि मैंने पहले कार्यकर्ताओं को ये कहा कि वो अपने, क्योंकि मेरी प्राथमिकता मेरा टारगेट पूरा करना नहीं, मेरी प्राथमिकता है कि वहाँ कार्यकर्ता तैयार करना। जी। तो सबसे पहले मैंने सबको ये निर्देश किया कि सभी कार्यकर्ता अपने 100 सदस्य पूरे बनाएं, ताकि अधिक से अधिक सक्रिय सदस्य बन सकें। और जो सक्रिय सदस्य बनेगा वो संगठन चलाने के काम में आएगा, जी सर। वो संगठन का हिस्सा बनेगा। तो वो मेरी प्राथमिकता है। ओवरऑल जितने भी सदस्य बने हो तो विधानसभा के बन ही रहे हैं और हम लोग उसमें काम कर ही रहे हैं। तो अभी मैंने पहला जो लोगों को निर्देशित किया हुआ था कि आप पहले अपने सदस्य पूरे कर लें, जितने लोग, क्योंकि 100 सभी को बनाने होंगे जो सक्रिय सदस्य बनेंगे। उसके बाद में तब हम जो जो जहाँ कम वहाँ हम, जो बचेगा फिर हम उसको पूरा करेंगे। तो आज हम कल से हम उस काम में लगे हैं। अब हमारे भी जो सदस्यता जो होनी है हमारे मोबाइल नंबर से, हमारे इन्फ्लुएंस से, वो बढ़ रही है। जी, विधायक जी, आपदाओं का दौर भी देखा जा रहा है उत्तराखंड में। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है? देखिए, आपदाएं आती हैं, बरसातें भी काफ़ी हुई हैं, अभी भी बरसात चल रही है, अभी भी अलर्ट जारी है उत्तराखंड के अंदर। तो आप ये देखेंगे कि पहले से ज़्यादा बरसात हो रही है और बरसातों में अमूमन दिक्कतें होती हैं। कहीं पहाड़ों में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, शहरों में भी सड़कें ख़राब हो जाती हैं, ड्रेनेज डैमेज होता है। और उसके बाद जब बरसात समाप्त होती है तो उसके बाद फिर हम लोग उसको ठीक भी करते हैं। तभी सरकार ने आदेश किया, मैंने मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जल्दी जल्दी पैच रिपेयर का काम पूरा हो जाए। लेकिन बरसात राहत लेने देगी तब हम काम शुरू कर पाएंगे। अभी कुछ जगहों पे हम लोगों ने काम लगाया, लेकिन कल से जिस तरह की बारिश हुई, आधा फिर धुल गया, तो फिर नए सिरे से करना पड़ रहा है। तो थोड़ा राहत मिलेगी, बरसात थोड़ा थमेगी तो बहुत इसकी गति बढ़ेगी और आप देखेंगे कि जल्दी हम सड़कों को ठीक ठाक कर पाएंगे। जी सर, क्योंकि राजधानी की सड़कों के अभी हालात ठीक नहीं है। राजधानी के अगर इस तरह की सड़कें होंगी तो कहीं न कहीं आप पर भी बात आएगी। नहीं, देखिए, बरसात में ये होता है और कम से कम मेरा एक क्षेत्र तो ऐसा है, लगभग 6-7 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर एडीबी का काम चल रहा है, जी। जहाँ हम सड़कें भी बना नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मेन सीवरेज पड़ रहा है और ड्रेनेज का काम चल रहा है, तो वो सारा खुदा पड़ा है। तो स्वाभाविक बात है, जहाँ काम चल रहा होगा, डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा होगा, जब बारिश पड़ेगी तो वहाँ और ज़्यादा दिक्कतें होंगी। जी। लेकिन ये भी मुझे मालूम है कि साल भर की बात है, इसके बीच में सारा काम हो जाना है। उसके बाद यही इलाके वो इलाके बनेंगे कि बाकी दूसरे इलाकों में तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन भविष्य में इन इलाकों में दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ड्रेनेज भी बन रहा है, सीवरेज भी बन रहा है और उसके बाद सड़कें भी बेहतर बनेंगे और 5 साल तक कंपनी को उसका मेंटेनेंस भी करना है। तो आने वाले समय में यही क्षेत्र सबसे सुरक्षित, सबसे व्यवस्थित आपको दिखाई पड़ेंगे। जी, सर, जिस तरह से उपचुनाव भी होने हैं राज्य में और अब क्योंकि केदारनाथ सीट ऐसी है जो हॉट सीट बनी हुई है और ऐसे में कांग्रेस भी लगातार मेहनत करती हुई नजर आ रही है, प्रतिष्ठा यात्रा निकाल रही है, सोना चोरी के आरोप लगा रही है। क्या लग रहा है इससे कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है बीजेपी को? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कि केदारनाथ में बहुत ज़्यादा कुछ कांग्रेस कर पाएगी। और केदारनाथ विधानसभा के लोग भी केदारनाथ का उपयोग चुनाव को लेकर हो ये नहीं चाहते, जी। बाबा केदार का नाथ उससे। और जिस तरह कांग्रेस ने बाबा केदार को चुनावी मुद्दा बनाया है और चुनाव के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों में इसको लेकर आक्रोश है। और आपने पिछली बार देखा होगा, इनकी यात्रा को वापस आना पड़ा है, कोई विरोध भी हुआ वहाँ क्षेत्रों में। तो कोई कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ उसमें मिलने वाला नहीं है। वो सीट भारतीय जनता पार्टी की है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। हम लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और आप देखना, हम हो सकता है केदारनाथ में चंपावत दोहराएंगे। जी, सर, क्योंकि महिला अपराध में वृद्धि भी देखी गई है इस दौरान उत्तराखंड में और इसको मुद्दा भी विपक्ष बना रहा है। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या करें? नहीं, देखिए, घटनाएं घटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें फौरी तो एकदम से अपराधियों को बंद भी किया गया है, उन पे कानूनी शिकंजा भी कसा गया है और सब जेलों में भी हैं। तो बहुत प्रॉम्प्टली सरकार ने काम किया है, उसमें कार्रवाइयाँ की हैं। तो उससे भी लोग संतुष्ट हैं कि अगर मान लो कोई अपराध घटित हुआ है तो अपराधी सब शिक्षे के पीछे हैं। जब भी वो मुकेश बोरा का मामला था, उस दिन मुझसे सवाल कर रहे थे कि पकड़ में नहीं आया। मैं कहा थोड़ा वेट कर लीजिए, हफ्ता 5 दिन के अंदर वो भी पकड़ में आ जाएगा। आज वो भी पकड़ में आ गया। तो हमारी पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है। अगर आप देख रहे होंगे, कोई भी आपराधिक मामला ऐसा नहीं है जिसका खुलासा ना हुआ हो, जिसमें अपराधी शिक्षों के अंदर ना हो।
ये उत्तराखंड की पुलिस ने करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ लोग समझ रहे होंगे कि सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस लेकर चल रही है और बेहतर काम कर रही है। सर अंतिम सवाल यह है कि निकाय चुनाव भी होने हैं, हालांकि इसको लेकर एक आप लोगों की बैठक भी हो चुकी है, किस रूप में बैठक में रहा भी है और अब कब तक माने सर निकाय चुनाव? देखिए, निकाय चुनाव की तिथियां कोर्ट में दे रखी हैं। हम भी नहीं चाहते कि चुनाव पीछे जाए, क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है। और अगर दिसंबर में चुनाव नहीं होंगे, भी जनवरी फरवरी में ठंड बढ़ जाती है, उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल आ जाते हैं, पेपर्स आ जाते हैं, उसके बाद फिर बरसात आ जाती है, तो फिर कब तक हम रोकेंगे? तो चुनाव तो समय पर हम कराना चाहते हैं। दिसंबर में डिक्लेयर हुआ है, प्रयास रहेगा दिसंबर में चुनाव हो जाए। अभी कुछ चीज़ें होनी तय हैं, क्योंकि परवर समिति बैठी हुई है। जो ओबीसी सर्वे हुआ है उसको लेकर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। और आगे चल के अभी फिर अभी बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि अभी तो आगे आपके रिजर्वेशन डिक्लेयर होगा, उस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी, फिर आपत्तियों का निस्तारण होगा, फिर रिजर्वेशन फाइनल होंगे, उसके बाद तब चुनावी कार्यक्रम सामने आ पाएगा। तो समय लगेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो शेड्यूल दिया गया है उसके अनुसार चुनाव करा पाएँ। तैयारियां पूरी हैं? हाँ, पूरी तैयारी। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए विनोद चौमोली जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। भसीन जी, जिस तरह से सदस्यता अभियान चल रहा है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और पार्टी किस तरह से अब नए सदस्य बनाने में जुटी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हर 6 वर्ष के बाद पार्टी का सदस्यता अभियान होता है और उस समय तक जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता शून्य हो जाती है। तो वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर को सदस्यता पर्व सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया था और वो इस नए जो अभियान है उसमें पहले भाजपा के सदस्य बने और उसके बाद पूरे देश के अंदर अभियान तेज़ी से चल रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी ने सदस्य बनाया था 3 सितंबर को और उसके बाद प्रदेश में भी हर स्थान पर सदस्यता अभियान तेज़ी पकड़ गया है। वर्तमान में 12 लाख से अधिक सदस्य उत्तराखंड में बनाए जा चुके हैं और जनता में जिस प्रकार का उत्साह है तो ये संख्या जो है अपने आप में और अधिक बढ़ने वाली है। और इसके पीछे कारण ये है कि जो आम जन है उसके मन में माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के बहुत गहरा विश्वास है। और इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के जनता के अंदर एक बहुत उत्साह भी है और विश्वास भी है। तो ऐसे में उसका लाभ संगठन को मिलता है और दूसरा संगठन की जो हमारी शक्ति है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वे भी जनता के बीच में हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे में ये अभियान बहुत तेज़ी से और सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। सर लगातार हम ये भी देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनकी सक्रियता भी लगातार बढ़ी हुई है। हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो, हरियाणा में इलेक्शन हो, झारखंड में भी वो दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो छवि है वो इस समय देश के अंदर बहुत उज्जवल है और हमने देखा कि केवल वर्तमान में नहीं बल्कि पहले भी जितने विधानसभा चुनाव हुए उनमें सभी में जो है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बुलाया गया और एक स्टार प्रचारक के रूप में हर जगह उनका भव्य स्वागत भी हुआ और जनता ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। तो इसी क्रम में जो वर्तमान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उनमें भी धामी जी जा रहे हैं, इससे पहले भी गए थे। तो निश्चित तौर पे धामी जी का व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है और उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं वो ऐसे बड़े निर्णय लिए गए हैं जो अपने आप में पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। और उन निर्णयों के आधार पर चाहे वो समान नागरिक संहिता का हो, चाहे नकल विरोधी कानून का हो, चाहे दूसरे कठोर निर्णय हो, तो उन सब निर्णयों को लेकर के अन्य राज्यों में भी ये चर्चा है कि ऐसे निर्णय, ऐसे कानून उनके राज्य में बनने चाहिए और वे राज्य भी उत्तराखंड से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो एक प्रकार जो छवि धामी जी की पूरे देश के अंदर है स्टार प्रचारक के रूप में और जनता में जो उनका एक सम्मान है, तो पार्टी स्तर पर कार्यकर्ता होने के नाते उनको आमंत्रित किया जाता है और हम देखते हैं कि उनकी जनसभाओं में जिस प्रकार से भारी भीड़ उमड़ करके आती है तो ये उनकी लोकप्रियता को भी प्रदर्शित करता है। जी सर, जिस तरह से हम ये भी देखते हैं यूसीसी आप लोग लेकर के आए, हालांकि अभी उत्तराखंड में वो लागू नहीं हो पाया है क्योंकि ये भी है कि 9 नवंबर से पहले पहले आप लोगों ने टारगेट लेकर के चल रहे हैं। कितना फ़ायदा भी आप इसका मान रहे हैं और दूसरे राज्यों के लिए क्या कुछ मिसाल पेश करने वाले हैं आप लोग? देखिए, आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर कि यूसीसी का ये बिल पारित हुआ
और इस पर राष्ट्रपति जी की मुहर भी लग चुकी है। अब केवल इसके नियम बनाए जा रहे हैं जो अपने अंतिम चरण में हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि राज्य स्थापना दिवस तक हम इस यूसीसी को प्रदेश में लागू कर देंगे, तो ये देश का पहला राज्य है उत्तराखंड जहाँ पर कि ये यूसीसी को लागू किया जा रहा है। और इसका जो असर है वो केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में है। केंद्र स्तर पर भी इसके बारे में जो आगे एक्सरसाइज की जा रही है, अन्य राज्यों में भी इस बारे में विचार चल रहा है, बल्कि काम भी शुरू कुछ राज्यों ने कर दिया है। तो ये जो शुरुआत पहल उत्तराखंड में धामी जी ने करी है वो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है। और ये अपने आप में किसी धर्म के बारे में नहीं है, ये समानता का अधिकार है और ये संविधान के अनुकूल है। हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें इस बात को कहा गया है कि इस प्रकार का समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उसी प्रकार से जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि देश के अंदर ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो ये संविधान सम्मत भी है, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भी है और आम नागरिक के हितों के अनुरूप भी है। तो अपने आप एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कार्य जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। सर, हमने देखा कि दंगा विरोधियों पर अब कड़ी कार्रवाई आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि दंगे जो करते थे अब उनसे वसूली भी की जाएगी, जो जिन्होंने तोड़फोड़ राज्य संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया है। किस रूप में आप देख भी रहे हैं और क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक अपराधों का सवाल है तो उसके मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीति है वो ज़ीरो टॉलरेंस की है, अपराध के बारे में हो चाहे भ्रष्टाचार के बारे में हो। अपराध के मामले में हमने देखा कि किसी प्रकार से कोई भी जो है छूट देने की स्थिति नहीं है। और अब तो एक कदम बढ़ कर के आगे उन्होंने ये भी कहा है कि जो दंगा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो कानून के तहत उनको सज़ा तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन जिस सार्वजनिक संपत्ति का उनके द्वारा नुकसान किया जा रहा है उसकी भरपाई भी उनसे की जाएगी। और बाकायदा इस पर कानून बन गया है। तो एक अपने आप एक कड़ा संदेश है कि वे अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें कि वो जो मर्जी कर लेंगे, तोड़फोड़ कर लेंगे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा देंगे, जनता के जो है वाहनों को जला देंगे, दुकानें फूंक देंगे और उनको कुछ नहीं होगा। बहुत सीधा संदेश दिया उन्होंने कि ऐसा करने वाले को उसके कर्मों की सज़ा होगी और उसको भुगतनी पड़ेगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब शासन का जो एक ऑरा होता है, स्थापित होता है, तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर शांति रहती है। और अगर शासन कमज़ोर होता है तो समाज के अंदर एक प्रकार से अराजकता आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो समाज में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भी है, एक संदेश देने के लिए भी है। अब अपराधी को या तो उत्तराखंड छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। लगातार आप अपराधियों पर तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सर कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई भी नजर आई है राज्य में। और ऐसे में पहाड़ी राज्यों में, क्योंकि जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि उत्तराखंड शीर्ष पर है, तो ऐसे में इसको किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर हम पिछले 3 साल के आंकड़े देखें तो इन 3 साल के आंकड़ों में उत्तराखंड के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराध तो हर युग में हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार की नीयत क्या है, जो सरकार के मुखिया वो क्या चाहते हैं। तो सरकार की नीयत भी यही है और मुखिया की नीयत भी यही है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और हमने देखा कि कोई भी अपराध रहा होगा उसके अपराधियों को, चाहे वो कोई भी था, कितना प्रभावशाली था, और यहाँ तक कि अगर वो हमारी अपनी पार्टी का था तब भी उसको बख्शा नहीं किया गया, उसको जेल की हवा खिलाई गई और कड़ी कार्रवाई हुई। अभी एक बड़ा प्रकरण सामने आया जिसमें एक बालिका के साथ जो है दुराचार हुआ, उसको दूसरे प्रदेश से पकड़ करके लाया गया, बावजूद उसके कि उसके बारे में कहा जाता था कि वो भाजपा का नेता, कुछ नहीं होगा, लेकिन आज सड़कों के पीछे है। इसी प्रकार से लूट कांड हुआ तो इनकाउंटर तक हुआ। तो धामी जी किसी रूप में भी किसी को छूट देने के पक्ष में नहीं है, ना दे रहे हैं। और भ्रष्टाचार पर जो प्रहार हो रहा है वो इससे पहले इतना गहरा प्रहार कभी नहीं हुआ। और जो 1064 जो ऐप उन्होंने शुरू किया है उसमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई हो रही है, लोग दंडित किए जा रहे हैं। तो एक माहौल प्रदेश के अंदर बन चुका है। बाकी अपराध जब कभी होते हैं तो सवाल यह है कि हम उन पर अपराधी को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं, क्या हमारी उसको पकड़ने की इच्छा है कि नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, हमने देखा कि उनके निर्देशक पुलिस अच्छा काम कर रही है और अपराधी को पकड़ कर कहीं भी होता है उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है और जेल की हवा खिलाई जाती है। सर, राज्य में क्योंकि भू कानून की मांग भी लंबे समय से चल रही है, हालांकि तमाम संगठन देखने को मिलते हैं कि वो ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द भू कानून लागू किया जाए ताकि जो ज़मीनें हैं वो सुरक्षित रह सकें उत्तराखंड की। देखिए, उत्तराखंड के अंदर भू कानून की आवश्यकता को हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्वीकार करते हैं और यही कारण है कि उन्होंने अभी अपने कार्यकाल में
एक समिति गठित कर दी है और समिति ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी समिति की रिपोर्ट सामने आएगी और एक कड़ा भू कानून जो है उत्तराखंड को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहले भी रहा है, ये वर्तमान में भी है, लेकिन और कड़ा करने की ज़रूरत है। और जहाँ कहीं भ्रम है या जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कहीं छूट दी जा रही है, उन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद एक अच्छा भू कानून जो प्रदेश के हित में होगा, जो प्रदेश की जो देवत्व है उसकी रक्षा के लिए होगा, वो जो उसकी मूल पहचान के रक्षा के लिए होगा, वो हमारे सामने शीघ्र आएगा। जी सर, क्योंकि इलेक्शन का भी समय है और केदारनाथ में भी उपचुनाव होने हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां बड़ी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस भी उधर यात्रा की है हाल फिलहाल में और सोना चोरी जैसे कई तमाम ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे पार्टी को आपकी भी डैमेज हो सकता है। देखिए, कांग्रेस के पास मूल रूप से कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए वो झूठ का सहारा लेती है। सोना चोरी प्रकरण में कोई सच्चाई नहीं है, ना वो कुछ ला पाए, केवल एक बात बार बार कहते रहते हैं। इसी प्रकार से जो भी उनके द्वारा प्रचार किए जाते हैं या किए गए लोकसभा चुनाव तक में, वो केवल झूठे थे, उनमें कोई आधार नहीं था। अब जनता उनकी सच्चाई को समझती है, इसीलिए उत्तराखंड के अंदर लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार आई। पांचों लोकसभा की सीटें तीसरी बार लगातार जनता ने भाजपा पर आशीर्वाद दिया और हम फिर जो है जो केदारनाथ की सीट है उसको भारी से जीतेंगे। कांग्रेस कहती है कि हमने बद्रीनाथ की सीट जीती, हमने जो है मंगलौर की सीट को जीता, तो मंगलौर तो कभी हमारे पास था ही नहीं, वहाँ तो हमारी जमानत जब्त होती थी। इस बार तो कुछ 200 कुछ वोटों से हम जीते जीते हार गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर अपना ग्राफ ऊंचा किया, वो किस कारण से हुआ? वो मुख्यमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की वजह से हुआ। इसी प्रकार से जो बद्रीनाथ सीट थी वो भी हमारी नहीं थी और कांग्रेस की थी और कांग्रेस दोबारा जीत ली, तो इसमें कौन सी नई बात है? तो इसलिए वो जो झूठ का फरेब चलाते हैं वो चलने वाला नहीं है। और जो अयोध्या की बात करते हैं, तो अयोध्या विधानसभा सीट तो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। ये कहते हैं अयोध्या में हार गए, अयोध्या की विधानसभा सीट हमने जीती है। हाँ, फैज़ाबाद की जो एमपी की सीट है वो हम हारे हैं, लेकिन झूठ का प्रचार कहाँ है? अयोध्या को लेकर के है कि अयोध्या जीते, बद्रीनाथ जीते, अब केदारनाथ जीतेंगे। तो जो चलाते रहते हैं कहानियाँ, ये चलने वाली नहीं है। बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, उसके पास चली गई, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। अयोध्या विधानसभा में हम जीते और केदारनाथ सीट हमारे पास रही है और दोबारा से हम इस पर जीतेंगे। सर, क्योंकि लगातार वो भ्रष्टाचार की भी आपने बात कही है, भ्रष्टाचार के आरोप या फिर कह सकते हैं आय से अधिक संपत्ति के आरोप आपके कैबिनेट मंत्रियों पर भी लगे हैं। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आखिर क्यों कैबिनेट मंजूरी नहीं देता है, क्यों अब वो मामले आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? देखिए, ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उस पर टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाते हैं कि न्यायालय ने भी कहा है कि 8 अक्टूबर तक राज्य मंत्रिमंडल, राज्य सरकार इस पर निर्णय लेकर के हमको अवगत कराए। तो अभी 8 अक्टूबर तो आया नहीं है, तो हमें वो जो न्यायालय ने एक व्यवस्था दी है उसके अनुपालन के लिए जो है प्रतीक्षा करनी चाहिए। और 8 अक्टूबर बहुत नज़दीक है और मैं समझता हूँ कि जो उचित निर्णय होगा वो हमारे सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस में मुद्दा नहीं है, इसलिए बिन बात की बात को उठा करके वो मुद्दा बनाना चाहती है। तो इसलिए इसमें भी कोई दम नहीं है। जो हम कभी नहीं कहते कि जांच नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच में जो सामने आएगा हम स्वीकार करेंगे। ये कांग्रेस ही है जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री को आज तक बचाए रखी है। अंततः वहाँ के राज्यपाल को भी कहना पड़ा और साथ ही उच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों की जन्मदाता है। इनके जो सबसे बड़े नेता हैं खुद बेल पर घूम रहे हैं, जिनका कोई काम धंधा नहीं है, अरबों रुपए के मालिक हैं। जवाब देना ये लोग, ये कभी नहीं देंगे। झूठे लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जी, सर, एक विषय भी है कि हाल फिलहाल में जब उन्होंने यात्रा निकाली तो उन्होंने कहा कि केदारनाथ में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं। हालांकि उसको बीजेपी ये भी कह रही है कि भाई ये तो विकास की का नियम है कि निर्माण कार्य होंगे तो फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में। देखिए, कांग्रेस अपने आप में बहुत ही भ्रमित पार्टी है और कांग्रेस के नेताओं को मैंने कहा विषय तो होता नहीं बोलने का, तो कुछ भी बोलना है। अगर काम करो तो मुश्किल है इनको, काम ना हो तो मुश्किल है इनको। जिस समय केदारनाथ में आपदा आई थी तो कांग्रेस ने क्या किया? इनका एक भी नेता उत्तराखंड नहीं आया, राहुल गांधी उत्तराखंड नहीं आए, प्रधानमंत्री उत्तराखंड नहीं आए और जो वहाँ कार्य हुआ उससे भारी भ्रष्टाचार हुआ। अब माननीय मोदी जी के जो विज़न के अनुसार काम जो चल रहा है और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे कामों को देख रहे हैं, तो आज केदारनाथ का स्वरूप बदल गया है। आज स्थितियाँ ये हैं कि यात्रा में सबसे अधिक जो यात्री आ रहे हैं, तो जहाँ पहले केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या तुलनात्मक कम हुआ करती थी, आज वो सबसे अधिक हो गई है।
ये क्यों हो पाया? क्योंकि वो सुविधाएँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं। लेकिन कांग्रेस को उत्तराखंड का विकास पसंद नहीं है। ये मूल रूप से उत्तराखंड की विरोधी रही है। ये वही पार्टी है जिसने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई थी। वही समाजवादी पार्टी आज भी इनकी दोस्त है और उत्तर प्रदेश में आज भी इन दोनों पार्टियों का गठबंधन है जो कांग्रेस के चरित्र को दिखाता है। जी सर, आप कह रहे हैं कि आपदा के बाद भी अब बड़ी संख्या में तो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली। हालांकि उस पर बाद में आपने थोड़ा सुधार किया, थोड़ी सी देखरेख की, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा कि जब बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आ रहे थे तो उनको मुश्किलों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हम बार बार कहते हैं, किसी भी स्थान की जो है अपनी एक धारण क्षमता होती है। अगर कहीं 10,000 व्यक्तियों की धारण क्षमता है और अचानक 20,000 पहुँच जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। शुरू में सरकार के द्वारा इस बात की गई कि हम धारण क्षमता के हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया। अन्य कई कारण थे, तो इसलिए सरकार को जो स्थानीय जनता थी, श्रद्धालु थे, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ढील देनी पड़ी। लेकिन जब संख्या क्षमता से अधिक आएगी दिक्कतें आएंगी, लेकिन तत्काल सरकार ने कार्रवाई करी, व्यवस्थाएं की और सारी चीज़ संभाल ली। तो ये सरकार की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। अगले वर्ष के लिए तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। धारण क्षमता हमारे सामने एक महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। हम जनता तब भी कहते थे कि भैया मत आइए, आप थोड़ा रुक करके आइए, जिस समय की संख्या थोड़ा कम हो जाएगी। लेकिन एक श्रद्धा का भाव है, अगर कोई श्रद्धालु आ रहा है तो हम उसको नहीं कह सकते कि आपको बाबा के दर्शन नहीं करने देंगे, हम बद्रीनाथ नहीं जाने देंगे। आपको आया इतनी दूर से तो निश्चित तौर पर हमारा अतिथि भी है, उसके मन की जो भावना है उसका भी हमें सम्मान रखना है, इसलिए सबको दर्शन कराए गए। लेकिन ठीक है, दिक्कतें आई, उनका समाधान भी हमने किया। कांग्रेस ने केवल और केवल बयानबाजी करी। इनके नेता ऐसी कर्मों में बैठ करके बयान देते रहे और धरातल पर कभी नहीं उतरे। यहाँ तक कि आपदा के समय में भी जब बहुत आवश्यकता होती है हर नागरिक के योगदान की, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरी ताकत से लगा हुआ था। सरकार तो लगी हुई थी और कांग्रेस ही केवल कोरे बयान दे रहे थे। जी सर, समय समय पर आपदाएं भी आती रहती हैं उत्तराखंड में। ऐसे में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, या फिर राज्य सरकार किस तरह से गंभीर है सर इन आपदाओं को लेकर? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोगों के घर उजड़ जा रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हैं। ये एक स्थिति है कि जो हिमालय का ये क्षेत्र है ये अपने आप में कच्चा है। और अभी अगर हम पूरे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय एक नया पर्वत है। और केवल उत्तराखंड नहीं, बगल में अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश भी इसी प्रकार से है। और हिमालयी राज्यों की दिक्कतें एक सामान्य रूप से हैं। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिमालयी राज्यों के लिए एक अलग से योजना बननी चाहिए। यहाँ तो उत्तराखंड का सवाल है, तो उत्तराखंड में जितना काम आपदा को लेकर के हुआ वो किसी और स्थान पर हुआ ही नहीं। ये अकेला प्रदेश है जहाँ पर कि आपदा प्रबंधन का अलग से विभाग है। यहाँ पर केंद्र की टीमें काम करती हैं, यहाँ प्रदेश की टीम काम करती है। यहाँ आवश्यकता पड़ने पर केंद्र अपनी सेना तक भेज देता है, हेलीकॉप्टर तक आते हैं, और जो मेडिकल क्षेत्रों में भी जो काम करने की आवश्यकता है वो सब किए जाते हैं। लेकिन यात्रा और सुरक्षित हो तो इसके लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है और आगे आने वाली यात्राएं और सुरक्षित होंगी, ये हम देखेंगे। और बाकी अब प्राकृतिक आपदाओं पर तो किसी के है नहीं, केवल यह है कि अगर कोई हो जाए आपदा तो मुख्य बात क्या है कि इस पर रिस्पॉन्ड कितने टाइम पर होता है, कितने समय के अंदर जो है हम जो है उस पर कार्रवाई प्रारंभ कर देते हैं। ये कांग्रेस थी जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो 3 दिन तक इनके मुख्यमंत्री कोई नहीं पता था कि केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आ गई है। और यहाँ तो आप देखते होंगे आपके मोबाइल पर जो है हर रोज़ अलर्ट आते होंगे कि आज यहाँ पर तेज़ बारिश होने वाली है, यहाँ पर बादल फटने की संभावना है। तो ये हमारे सिस्टम में जो एक बड़ा भारी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ उसका एक छोटा प्रमाण बताया मैंने आपसे। जी सर, अंतिम सवाल मेरा यही है कि निकाय चुनाव भी होने हैं प्रदेश में, किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के संगठन अपनी पूरी तैयारी में है। और चाहे वो पंचायत चुनाव होंगे, चाहे हमारे नगर निगम के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में भी जीती थी, इस बार भी भारी बहुमत से जीतने वाली है। और जिस प्रकार से हमारे अच्छे परिणाम पिछली बार आए थे उससे कहीं बेहतर परिणाम जो है इस बार निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए देवेंद्र भसीन जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे और साथ ही बता रहे थे कि उत्तराखंड सरकार किस तरह से काम कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार के जो बातें हैं, जो केंद्र सरकार ने काम उत्तराखंड में किए, हालांकि उन्होंने वो भी गिनाए हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।